Hi friends, welcome. Today we are going to start chapter number 2 history from hunting gathering to growing food. बेसिकली इस चैप्टर में ये दिया गया है कि किस तरीके से एंशियंट टाइम्स के जो लोग थे, आदि मानव थे, वो किस तरीके से जो है हंटर गैदरर के साथ साथ फूड प्रोड्यूसर बने, किस तरीके से उनमें सिविलाइजेशन हुआ, उन्होंने कैसे कैसे औजार यूज़ किए जानवरों को मारने के लिए और किस तरीके से अपने फूड को कुक किया और कुछ इसमें जो है साइट्स दी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. From hunting gathering to growing food. Tushar's strange journey. Tushar was going from Delhi to Chennai from his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane as he watched trees and houses fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that the train were first used about 150 years ago and that people began using buses and few decades later?" Tushar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives whatever they were born? Not quite. इस पैरा में ये बताने की कोशिश की गई है कि एक लड़का जो कि तुषार है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा है और उसके अंकल उससे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि ट्रेन जो है 150 साल पहले यूज़ की गई थी. तो तुषार सोचता है कि ट्रेन से पहले लोग किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते होंगे और किस तरीके की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती होगी. सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पैरा. The earliest people, why were they on the move? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter gatherers. 2 मिलियन साल पहले जो लोग थे उनको हम क्या कहते हैं? हंटर गैदरर. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. ये नाम किस तरीके से पड़ा? क्योंकि वो फूड को कलेक्ट करते थे. गैदरर का मतलब होता है कलेक्ट करना. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruit, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. तो क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है कि वो लोग जंगली जानवरों को मारते थे और क्या क्या चीजें कलेक्ट करते थे? फिश, बर्ड, फूड, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, रूट्स को कलेक्ट करते थे, नट्स को कलेक्ट करते थे, सीड्स को कलेक्ट करते थे, लीव्स, स्टार्क्स एंड एग्स. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे. हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. There are many reasons for this. Firstly, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो दिए इस पैरा में. पहला पहला वे एक जगह से दूसरी जगह गए तो किस रीजन से गए? क्या पता उन्होंने एक जगह के सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया और प्लांट्स और एनिमल्स को इस वजह से वहां पे अवेलेबिलिटी कम हो गई हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए होंगे. देयरफॉर दे वुड हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में. सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लोग गए, उसका सेकंड रीजन क्या दिया गया है कि वो दूसरे छोटे जानवरों को जो है पकड़ने के लिए गए गए होंगे या फिर डियर और वाइल्ड कैटल के पीछे गए होंगे इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, जो कि ग्रास और लीव्स की सर्च में जा रही थी तो उनके पीछे पीछे ह्यूमन बीइंग भी चला गया. दैट्स इज व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स. जिसको उसको उन जानवरों को जिसको मारना होगा वो उनका मूवमेंट फॉलो करेगा, यानी कि वो उन जानवरों के पीछे पीछे चले गए जो घास की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते रहे होंगे. सेकेंड पैरा. थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन. इसमें ये रीजन दिया गया है कि बहुत सारे जो है प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में जो है फल तो हर सीजन में तो आते नहीं है, इसलिए जैसे कि मैंगो है वो गर्मी में होता है तो जाड़े में वो लोग क्या करेंगे तो वो दूसरी जगह पे चले गए किसी दूसरे फ्रूट की सर्च में. सो ये रीजन दिया गया. सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट. फोर्थ रीजन क्या है? पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. वाटर फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People living on their banks would have to go in search of water during the dry season, winter and summer. यानी कि दो तरीके की नदियां होती हैं, एक में हमेशा पानी रहता है, एक में सीजनल वाटर रहता है. तो जब एक जगह पे नदी का पानी खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली लोग दूसरी जगह मूव करेंगे. किस लिए? इन सर्च ऑफ वाटर. चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे. हाउ डू नो
वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड, इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि हंटर गैदर जो थे एक टूल का यूज कर रहे हैं जानवरों को मारने के लिए। वो टूल किन चीजों का बना होता था? वुड और बोन का। ठीक है, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। इसमें कुछ यूजेस दिए गए हैं उन टूल्स के, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन कि वो किस लिए यूज करते थे। तो क्या ये किस लिए यूज करते थे? मीट और बोन को कट करने के लिए, पेड़ों से छाल उतारने के लिए, अपनी जानवरों की स्किन से खुद को हाइड करने के लिए, चॉप फ्रूट फलों को काटने के लिए, और रूट्स को काटने के लिए। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ द बोन और वुड टू मेक स्पीयर एंड एरोज फॉर हंटिंग। हंटिंग के लिए क्या यूज होता था? स्पीयर और एरोज। वो किसका बना होता था? बोन्स का, उसमें हैंडल लगा होता था और वो वुड का बना होता था। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज अ फायरवुड। कुछ टूल्स ऐसे भी थे जो वुड को चॉप करने के लिए बनाए जाते थे, और वो वुड किस लिए यूज होती थी? फायरवुड, यानी कि आग जलाने के लिए लकड़ी। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। वुड का यूज एक और काम के लिए होता था, झोपड़ी बनाने में और टूल्स बनाने में। यानी कि इस पूरे पैरा में हम ये समझे कि जो भी वो औजार यूज करते थे उनका जो है 3 तरीके का यूज होता था। एक तो पहला जानवरों को मारने के लिए, उस पेड़ पौधों और जड़ों को काटने के लिए, और तीसरा अपने पहनने वाले कपड़ों को सिलने के लिए। और इस तरीके से मतलब छाल भी उतारने के लिए यूज करते थे, जानवरों के शरीर की छाल उतार देते थे उन औजारों से और उसके बाद उनके कपड़े पहन लेते थे। इस तरीके से हमारा सिविलाइजेशन होता जा रहा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए एक जगह ढूंढना। लुक एट द मैप टू बिलो, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल्स आर साइट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। हंटर gatherers lived in many more places. Only some are shown in the map. Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. इस पैरा में ये बताया गया कि हम इस मैप को देखेंगे और उनमें बहुत सारी ऐसी साइट्स दी गई हैं जो रिवर्स और लेक्स के किनारे हैं। तो ये रही बुरझोम, मेहरगढ़। अभी आगे चल के इन साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। भीमबेटका, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, दाउजली हैडिंग, कोलकाता, मुंबई, ईमान गांव, हुंसगी, कुरनूल केव्स, ब्रह्मगिरी, पय्यमपल्ली, हलूर आदि, चन्नूर। As a stone tool were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. Stone इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे stone important था और लोगों ने stone कहाँ से find out किया? जहाँ पे easily available था वहाँ पे रहना start कर दिया। भीमबेटका, मध्य प्रदेश। भीमबेटका के बारे में दिया गया है। This is an old site with caves and rock shelters. People choose their natural caves because they provide shelter from the rain, heat and wind. भीमबेटका में गुफाएं पाई गई हैं जिसमें लोग रहते थे और वो क्या काम आती थी? हमें रेन से बचाती थी, हीट से बचाती थी और विंड से बचाती थी। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू एन नर्मदा वैली। कैन पीपल यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हेयर? ये भीमबेटका केव्स कहाँ पे पाई गई? नर्मदा वैली के पास में। लोग नर्मदा वैली के पास में क्यों रहते थे, क्या तुम ये बता सकते हो? नर्मदा वैली के पास लोगों ने रहना इसलिए चूज किया क्योंकि वहां पे वाटर अवेलेबल रहेगा। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग्स हमें क्या बताती हैं? मेनी ऑफ द केव्स ऑफ विच दीज अर्ली पीपल लिव विद पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings are show wild animals drawn with great accuracy and skill. कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पेंटिंग्स पाई गई हैं। इन पेंटिंग्स में क्या मेंशन है? वाइल्ड एनिमल्स को मेंशन किया गया है और लोग किस तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे या जो कुछ भी है इन सारी चीज़ों के बारे में, वहाँ के उस टाइम के जो है कल्चर के बारे में इन पेंटिंग्स में दिया गया है। एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे। अ पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। एक ह्यूमन बीइंग है और एक ये जानवर है। चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। Are places where the sites are the places where the remains of the things, tools, pots, buildings, etc. were found. Sites उसको कहते हैं जहाँ पर ह्यूमन बीइंग के क्या अवशेष पाए गए हैं। टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें जो जमीन में दबी हुई मिलती हैं
उस जगह को जहाँ पे मिलती हैं उसे साइट कहते हैं। These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of earth, buried under the earth or sometimes even underwater. You'll learn more about the things hide in later chapters. साइट्स सिंपली समझो, साइट्स उन जगह को कहते हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग के कुछ ना कुछ रिमेन्स मिले हैं, कहीं कहीं पे मिट्टी के अंदर, कहीं कहीं पे पानी के अंदर, और इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ के बारे में कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उन एविडेंसेस के थ्रू। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फायर के बारे में हम लोग जानेंगे अब। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन द मैप टू, अभी हम लोगों ने देखी थी कुरनूल केव्स। Traces of ash have been found here. These suggest that people were familiar with the use of fire. यहाँ से fire के evidence मिले हैं। Fire could have been used for many things, as a resource of light to roast meat and as to scare away animals. किस तरीके से लोग फायर का यूज करते थे? आग जलाने के लिए, गुफा में उजाला करने के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए और जानवरों को भगाने के लिए। वॉट डू वी यूज फायर फॉर टुडे, हम लोग आजकल हम लोग क्यों फायर यूज करते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। Names and the dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. इसमें डिवीजन दिया गया है स्टोन एज का, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक में। पैलियोलिथिक, पैलियो जो है एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है ओल्ड, और लिथोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम मीनिंग है स्टोन। इस तरीके से पैलियोलिथिक का मीनिंग हो गया ओल्ड स्टोन, यानी कि पुराने पत्थर। द नेम पॉइंट्स टू इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, ये नाम क्या बताता है? इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोन टूल्स। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 1200 ईयर्स एगो। ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती। 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 1200 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic, यानी कि फाइनली इसको फर्दर डिवाइड किया गया है लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में। This long span of time covers 99% of human history, और ये पैलियोलिथिक का ही टाइम अकेले 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पैरा पे और उसके बाद देखेंगे हम लोग मीजोलिथिक को। The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic. Middle Stone Age किसे कहते हैं? Mesolithic को। Mesolithic की ड्यूरेशन क्या है? 12,000 years ago से 10,000 years ago तक। Stones found during this period are generally tiny and are called microlith. इस समय पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए और जो स्टोन्स पाए जाने लगे वो थोड़े से छोटे हो गए। पहले के जो थोड़े दिखने में अच्छे नहीं लगते थे स्टोन्स, उनको थोड़ा सा छोटा किया गया, शार्प किया गया, और उनको क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। Microliths were probably stuck into the handles of the bones and wood to make tools such as saws and sickles. दो एग्जाम्पल दिए हैं saws and sickles के, आरी और हंसिया, इसको हिंदी में बोलते हैं। और इन माइक्रोलिथ्स पे क्या लगा होता था? हैंडल लगा होता था, वुड का बना हुआ और बोन्स का बना हुआ। मतलब कि उस टाइम पे लोग स्टोन के साथ साथ बोन और वुड का यूज भी समझ गए थे। ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज, और पुरानी वेराइटी के भी टूल्स जो थे वो भी यूज हो रहे हैं इसमें, किसमें? मीजोलिथिक में। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, अब तीसरी स्टेज पे चलते हैं हम लोग 10,000 ईयर्स एगो, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नियोलिथिक। What do you think the term Neolithic means? Neolithic का क्या मीनिंग होगा? We have also mentioned the names of the some places. You will find the names of many or more places in later chapters. Very often we use present day names of these places where people lived in the past because we do not know what they called them. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैरा पे। A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in climate of the world. 12,000 years ago, इसे क्वेश्चन भी बना है। सबसे बड़ा चेंज क्या था? क्लाइमेट चेंज।
With a shift to relatively warm conditions in many areas, this led to the development of grassland. Climate change हुआ तो क्या हुआ? Grasslands develop हुई. Grassland develop हुई तो उसको खाने वाले जानवर जैसे कि deer, antelope, goat and cattle ये सब भी develop हुए. Animal that survived on the grass. जो लोग grass पे survive करते हैं वो सारे जानवर develop हुए. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. और इस तरीके से उन जानवरों को मार के खाने के लिए ह्यूमन बीइंग भी एक जगह से दूसरी जगह गया और इस तरीके से उनकी फूड हैबिट्स के बारे में जाना और साथ ही साथ उनके ब्रीडिंग सीजन के बारे में जान के उनके पीछे पीछे ट्रेवल किया. इट इज लाइकली दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड rearing these animals themselves. फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट और इस तरीके से इंसान समझ गया कि किस तरीके से जानवरों को मारना है और किस तरीके से जानवरों को पालना है और किस तरीके से उनके पीछे पीछे जाना है. फिशिंग उस समय की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बन गई थी. द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. जानवरों को पालना और फार्मिंग करना किस तरीके से स्टार्ट हुआ. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेयर सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Wheat, barley और rice की खेती किस तरीके से start हुई? Men, women and children probably collected these grains as a food and learned where they grow and when they ripened. This may also have led them to think about growing plants on their own. मतलब कि लोगों ने ये डिस्कवर किया कि किस तरीके से ग्रेन्स डेवलप होते हैं, उन्हें कब बोया जाता है और कब जो है वो पकते हैं और कब उन्हें काटा जाता है और धीरे धीरे इस तरीके से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ. इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स और लोग कृषक बन गए. पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स. लोगों ने अपने घर के आसपास जानवरों को अट्रैक्ट करना और पालना स्टार्ट किया. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग. सबसे पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ते का जंगली पूर्वज. वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. लेटर पीपल encouraged animals that were relatively gentle to come near the campus where they lived. उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने थोड़े से जेंटल टाइप के एनिमल्स को अपने आसपास रखना स्टार्ट किया ताकि उनसे कोई हार्म ना हो उनको. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and the most of them ate grass. कौन कौन से जानवरों को पालना स्टार्ट किया? गोट, कैटल, शीप और पिग जो कि झुंड में रहते थे. Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herders. यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनके अटैक से इन जानवरों को बचाया भी जाता था और इस तरीके से जो है पीपल क्या बन गए? हर्डर्स बन गए. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे. डोमेस्टिकेशन is the name given in the process in which people grow plants and look after animals. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं. वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इस तरीके से लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट किया कि किन जानवरों को पालना है, किन जंगली जानवरों को नहीं पालना है. This is because people select plants and animals from the domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. उन लोगों ने उन जो है फसलों को उगाना शुरू किया और उन जानवरों को पालना शुरू किया जो उनके लिए हार्मफुल नहीं है. उन जानवरों को पाला जो किसी भी डिसीज जिनमें कोई भी डिसीज ना हो. दे ऑल्सो सेलेक्ट द प्लांट्स यील्ड लार्ज साइज ग्रेन. लार्ज बड़े ग्रेन्स वाले प्लांट्स को उगाना स्टार्ट किया जिसमें स्टार्क्स कैपेबल ऑफ बियरिंग वेट ऑफ राइप ग्रेन, यानी कि जिसका तना ऐसा मजबूत हो कि वो ग्रेन को जो है आसानी से जो है होल्ड कर सके. सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स दैट आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड विल हैव द सेम क्वालिटीज. सीड जो है वो ऐसे उन्होंने प्रिजर्व करना स्टार्ट किया जिसकी क्वालिटी अच्छी हो सीड के लिए. एमंग animals those are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. यानी कि wild animals को पालना नहीं बल्कि
उन्होंने थोड़े जेंटल एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया. फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल से डोमेस्टिक एनिमल किस तरीके से अलग थे? वाइल्ड एनिमल्स के टीथ जो होते हैं वो लार्जर होते हैं और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के कम लार्ज होते हैं. उसके बाद फिर look at these two sets of teeth. Which do you think belongs to wild pigs and which is to a domesticated one? ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है और ये वाइल्ड एनिमल का. डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस था. दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट बिगेन अबाउट 12,000 years ago. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डोमेस्टिकेशन कितने साल पहले स्टार्ट हुआ? 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that were used as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animal includes sheep and goat. यानी कि सबसे पहले फसल कौन सी उगाई गई? व्हीट और बार्ले. और सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन था? वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, और उसके साथ साथ शीप एंड गोट. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे. अ न्यू वे ऑफ लाइफ. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. मतलब कि लोगों ने एक जगह रहना इसलिए भी स्टार्ट किया होगा पहले के टाइम पे, क्योंकि वो जब कोई फसल बोते थे तो उसको ग्रो करने में टाइम लगता था, साथ ही उसकी वाटरिंग, वीडिंग, ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा और टाइम लगा. उसके बाद जब फसल जो है डेवलप हो जाती तो उसको काटते थे, और इस तरीके से लोगों ने एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खेती करने के लिए जो है एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे काम नहीं चलेगा. चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे. एज अ ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड. और जो है अनाज लोग किस तरीके से स्टोर करने लगे? खाने के लिए और साथ ही साथ बीज के लिए. पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट. इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स. और उन्होंने क्ले पॉट्स यानी कि मिट्टी के घड़े बनाने स्टार्ट किए, और वो बास्केट बीननी स्टार्ट की, और डक पिट्स इनटू द ग्राउंड, जमीन में गड्ढे खोदने स्टार्ट किए. किस लिए? टू स्टोर ग्रेन्स. डू यू थिंक hunter gatherers would have made and used pots? Give reason for your answer. hunter और gatherers ने क्या pots बनाए होंगे? I think नहीं बनाए होंगे. क्यों? hunter और gatherers would have been made use pots किस तरीके से? hunters और gatherers ने जो है pots बनाए होंगे. इसका रीजन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. उसके बाद स्टोरिंग एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. बिसाइड्स इफ दे लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क विच इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड. एनिमल्स जो होते हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं और साथ ही साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि उनके नंबर में एडिशन होता है, और इस तरीके से वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही वो एक सोर्स ऑफ फूड होते हैं. उनको मार के खाया भी जाता है, मीट के लिए भी यूज होते हैं. वेन एवर रिक्वायर्ड. इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड. और लोगों ने जानवरों को पालना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि वो उनको एज अ फूड भी यूज कर सकते थे, और साथ ही दूध तो देते ही थे. Apart from food, what are other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? आज के टाइम में एनिमल्स किस लिए यूज होते हैं ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में. Finding out about the first farmers and herders. Turn to map to page 13. मैप देख लीजिएगा, आप पेज 13 पे गिवन है. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. Archaeological sites दी हुई हैं कुछ. These are found all over subcontinent. Some of the most important ones are northwest in present-day Kashmir and in east and south India. कुछ साइट्स जो कश्मीर और ईस्ट और साउथ इंडिया पे पाई गई हैं वो मैप में मेंशन है. टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals bones. साइंटिस्ट जो होते थे वो एनिमल और प्लांट की बोन की स्टडी करते थे. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन. एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है
एक्सक्लेमेशन फाइंड आउट हुआ है बर्न्ट ग्रेन, यानी कि जला हुआ एक अनाज। दीज हैव मे हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और इन पर्पस, क्या पता ये गलती से जल गया हो या फिर हो सकता है किसी पर्पस से लोगों ने जलाया हो, यह भी फाइंड आउट नहीं हो पाया है क्लियरली। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड एज वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। साइंटिस्ट ने और भी बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट की हैं, उनमें से कुछ बोन्स हैं अलग अलग प्रकार के जानवरों की। टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ की तरफ चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ द हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स, दीज इंस्टेंस इन बुर्ज होम। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम, एक आर्कियोलॉजिकल साइट फाइंड आउट हुई है कहाँ, बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ लोकेटेड है प्रेजेंट टाइम में, कश्मीर में। पीपल बिल्ट पिट हाउस विच दे वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, यानी कि जमीन में खुदे हुए गड्ढे, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं गर्तावास। लोग उस गड्ढे खोद करके रहते थे और उसमें स्टेयर्स भी बनी होती थी, सीढ़ियां भी बनी होती थी। दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, क्या पता शायद लोग ठंड से बचने के लिए यहाँ पर रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, और इन जो हट्स थी उनके बाहर और अंदर दोनों जगह पे जो है फायर के एविडेंसेस मिले हैं, कुकिंग के एविडेंसेस मिले हैं कि लोग अंदर भी खाना पकाते थे और ज़रूरत के हिसाब से हट के बाहर भी खाना पकाते थे, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड ईदर इंडोर और आउटडोर। मौसम के हिसाब से लोग इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके का खाना पका सकते थे। ड्रॉ अ पिट हाउस, स्टोन टूल्स में have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic. मतलब कि अलग अलग तरीके के स्टोन अलग अलग तरीके की एज में पाए गए और इस तरीके से जो लेटेस्ट वाला था वो न्यूलिथिक कहलाया और जो सबसे पुराना वाला था वो पैलियोलिथिक कहलाया। दीज इंक्लूड टूल्स that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pastels used to grinding grain, यानी कि न्यूलिथिक में जो पास्टल्स और मोर्टार्स पाए गए उनसे क्या होता था, अनाज को पीसने के काम आते थे। उनमें क्या होता था, एक जो टूल्स थे न्यूलिथिक के वो उनकी एज जो थी वो फिनिश्ड होती थी और वो पॉलिश्ड भी होते थे और कुछ में हैंडल भी लगे होते थे। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस मोर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टूडे। आज के टाइम में भी ओखली का जो यूज होता है उसी को कहते हैं मोर्टार एंड पेस्टल। Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember, some tools were also made of bone. और पहले के टाइम में जो कुछ औजार थे उन वो किस चीज के बने होते थे, पत्थर के, और कुछ ऐसे होते थे जो बोन्स के भी बने होते थे। Then we are going to next para. Many kinds of earthen pot also have been found. बहुत सारे मिट्टी के घड़े भी पाए गए हैं। These were some decorated. इनमें से कुछ पे डिजाइन्स भी बनी होती थी। And were used for storing things. People began using pots for cooking food. लोगों ने pots का यूज फूड को कुक करने के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही फूड रखने के लिए तो वो यूज करते ही थे, ग्रेन्स को रखने के लिए। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, यानी कि दालें, राइस चावल, व्हीट मतलब गेहूं, दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो कि उस टाइम पे इंसान के लिए खाने का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया था। दाल चावल और दालें, दाल चावल और व्हीट गेहूं। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लोथ, अब लोगों ने क्या कपड़ों को भी वीव करना स्टार्ट कर दिया था, बुनना स्टार्ट कर दिया था, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन और साथ ही साथ जानवरों की छाल का भी यूज करते थे पहनने के लिए, दैट कुड नाउ टू बी ग्रोन। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या जो है ये सारी चीजें अचानक से बदल गई? नहीं, not quite. In many years, men and women still continued to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, इसमें कितने साल लगे होंगे? लगभग several thousand years. Besides, in some cases, people try to combine these activities during different seasons. कुछ लोगों ने जो है एक ही जगह पे, कुछ लोगों ने हंटिंग भी स्टार्ट की, कुछ लोगों ने जो है साथ में फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी। तो यानी कि जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही थी और लोग एक दूसरे से सीखते जा रहे थे।
अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप टू पेज नंबर 13। दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। ये साइट कहाँ पे है? बोलन पास पे के नजदीक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इन ईरान। मेहरगढ़ was probably one of these places where people learned to grow barley and wheat। मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने फसली क्या ग्रो करना स्टार्ट किया? बार्ले और व्हीट, यानी कि जौ और गेहूं। एंड रियर शीप, किन किन जानवरों को पालना स्टार्ट किया? शीप यानी कि भेड़, गोट यानी कि बकरी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। दिस इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ऑल दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। यहाँ पे बहुत सारे जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। यहाँ पे डियर यानी कि हिरन, पिग यानी कि सुअर, और साथ ही शीप यानी कि भेड़ और गोट बकरी की हड्डियां के अवशेष मिले हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड, और यहाँ से क्या क्या मिला है? रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। चौकोर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में अवशेष मिले हैं, जिसमें किस तरीके के घर थे? 4 कमरों वाले या फिर 4 से ज्यादा कमरों वाले घर थे। ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें 4 कमरे बने हुए हैं। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। इनमें से कुछ को ग्रेन्स रखने के लिए स्टोरेज के तरीके से यूज किया जाता था इन कमरों को। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम। यहाँ पे कुछ ऐसे सोर्सेज भी मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि जब लोग मरते थे तो लोग उनके साथ साथ इंसान के साथ साथ बकरी और जो भी जानवर होते थे उनसे रिलेटेड उनको भी दफना देते थे। इसके एविडेंसेस मिले हैं, कुछ हड्डियां मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और लोगों के साथ जो जिनको दफनाया जाता था उनके साथ खाने पीने की कुछ चीजें भी रख देते थे। अब उनका सेंस ये भी हो सकता है कि बाद में हो सकता है लोग पहले के टाइम में मरने के बाद उनको खाना पीना मिलता रहे, कुछ ऐसा सा सोचा होगा उन लोगों ने। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after a burial from मेहरगढ़, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। Can you identify the skeleton of goats? ये रहे। Then perhaps in the belief that there is some form of life after death, यानी कि मृत्यु के बाद जीवन का लोग विश्वास रखते थे। Burial in one such arrangement, several burial sites have been found in Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats. अभी मैंने एग्जाम्पल दिखाया पिक्चर में, which were probably meant to serve as a food in next world. अगली दुनिया में जब वो जाएंगे तो इस तरीके से जो है गोट उनके फूड का काम करेगी, ऐसा उन लोगों का सोचना था। एल्सवेयर का एक बॉक्स दिया हुआ है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। फ्रांस में एक केव पेंटिंग मिली है, इसके बारे में बताया गया है। Find France in our atlas. The painting below is from cave in France. This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago. Paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. तो ये पेंटिंग्स कितने साल पुरानी है? 20,000 से 10,000 साल पुरानी फ्रांस में पाई गई है। मेनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, आर्चेस एंड ओल्डर wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer and bear painted in bright colors। और ये जानवर जो हैं उस पेंटिंग में ब्राइट कलर से पेंट हुए हैं। इनमें किस तरीके के कलर यूज हुए हैं? These colors were made from a mineral like ochre or iron ore and charcoal. It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है कुछ सेरेमोनियल ओकेजन्स पे बनाई जाती होंगी, और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स, या फिर कुछ स्पेशल रिचुअल्स पे बनाई जाती होंगी। परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, यानी कि जो हंटर्स थे वो अपना जानवर जब शिकार करने जाते थे उससे पहले उनके द्वारा बनाई गई होंगी, ऐसा माना जा रहा है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजन? क्या आप कोई दूसरा रीजन सोच सकते हैं? ये एक एग्जाम्पल दिया है पेंटिंग का। उसके बाद चलते हैं, एल्सवेयर का एक और बॉक्स है। अ न्यूलिथिक साइट फाइंड टर्की इन योर एटलस। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट्स, कैटल ह्यूग, was found in Turkey. Several things were brought from great distances
flint from Syria, cowries from Red Sea and shells from Mediterranean Sea and used in the settlement। यानी कि कैटल ह्यूक नाम की एक रिलियोलिथिक साइट पाई गई है। कहाँ से पाई गई है? टर्की से। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर से मंगाई जाती थी। क्या क्या चीज़ें? फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। और ये सारे एक तरीके के पत्थर होते हैं जो उस समय यूज़ किए जाते रहे होंगे बाहर से मंगा के, एंड यूज्ड इन सेटलमेंट, और लोग जो है उनको रहने में यूज़ करते होंगे। रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स, उस समय पे गाड़ियाँ नहीं थी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है लोग खुद लाते होंगे या फिर जानवरों की पीठ पे जो है लाद के लाई जाती होंगी। वॉट डू यू थिंक काउरीज एंड शेल्स वुड हैव बीन यूज्ड? इन सारे स्टोन्स का यूज़ किस लिए होता होगा? आपको क्या लगता है? इसका रीजन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इमेजिन। अब चलते हैं एंड टेक्स्ट क्वेश्चन पे। हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज। हंटर गैदरर केव में क्यों रहते होंगे? जानवरों से बचने के लिए, खुद को ठंड, सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए, और जो है जानवरों के डर से भी वो केव में रहते होंगे। ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड 12,000 years ago. Why do people who grow crops have to stay in same place for a long time? क्योंकि एग्रीकल्चर में जो है टाइम लगता है। एक टाइम पे फसल की टेक केयर भी करनी पड़ती है, इसलिए उनको एक जगह पे रहना पड़ता था। Why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with, that herding become more important later? आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगा कि मेहरगढ़ के जो लोग थे वो पहले हंटर थे, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हर्डिंग स्टार्ट कर दी? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जानवरों के जो है एविडेंसेस भी मिलते हैं, बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे जो है ऐसे भी अवशेष मिलते हैं जिसमें लोग वीट, बार्ले और लेंटिल्स वगैरह की खेती भी करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why did the hunter-gatherers travel from place to place? In the what ways are these similar to different from the reasons for which we travel today? हंटर्स और गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहे होंगे? पहला रीजन तो ये था कि एक जगह से जब रिसोर्सेस खत्म हो जाते थे तब वो दूसरी जगह पे जाते थे, उन्हें पानी की जरूरत पड़ती थी तब वो दूसरी जगह पे जाते थे, जानवरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे जाते थे, और जो है एक जगह पे रहते रहते जब जो है उन्हें सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज मिलने ख़त्म हो जाते थे तब वो एक दूसरी जगह पर, एक से दूसरी जगह पर जाते थे। इसका रीज़न हमारे आज के टाइम से कैसे इम्पोर्टेंट है ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। लिस्ट 3 ways in which hunter gatherers use fire. फायर को 3 तरीके से हंटर गैदरर ने कैसे यूज़ किया। एक तो जो है लाइट जलाने के लिए, उजाला करने के लिए, दूसरा जानवरों को भगाने के लिए, तीसरा फूड को कुक करने के लिए। वुड यू यूज फायर फॉर एनी ऑफ दीज पर्पस टुडे? लिस्ट 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter gatherer. यानी कि 3 ऐसे तरीके बताओ जैसे आज के टाइम में फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ जो है हंटर और गैदरर से डिफरेंट थी। तो हंटर गैदरर से किस तरीके से डिफरेंट थी? तो जो पहले के लोग थे वो स्टार्टिंग में पहले वो अंडे और मीट और जानवरों को मार के और इस तरीके से चीज़ों को कलेक्ट करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया, उनसे दूध भी हो गया और वो एज अ रिसोर्स भी काम करते थे फूड का। और साथ ही साथ एक तरीके से जब वो उन जानवरों को अपने साथ रखने लगे तो उनकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो गई, और इससे पहले जब वो जानवरों को मारते थे तो उतनी स्टेबल नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू लिस्ट 2 टास्क। तो ये सारे क्वेश्चंस यहीं पे खत्म हो गए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and if you find it useful let me know in the comment section. Thank you so much. Thanks for watching.